वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और इस वक्त का टॉपिक हमारा नहायत ही अहम है और हो सकता है कि आपके घर वालों के लिए भी बहुत मुफीद हो या ज़रूरी हो, या आप इस पर कोई बात करना चाहते हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद होंगे। आज हम बात करें, वैसे इस पूरे महीने में बहुत बात की जा रही है अल्जाइमर्स के हवाले से। अल्जाइमर्स दिमाग की एक बीमारी है या दिमाग का एक डिसऑर्डर है जिसको ज़्यादा बेहतर तरीके से डॉक्टर्स बता सकते हैं, लेकिन हम उसके एक हिस्से डेमेंशिया, जिसको भूलने की बीमारी कहा जाता है, उस पर आज फोकस करेंगे। क्या इसके कुछ और एलिमेंट्स भी हैं या ये बीमारी की डेफिनेशन सिर्फ इतनी ही है, और ये कब होती है, किस उम्र में होती है, कौन से इसके सिम्टम्स हैं, किस तरह का इलाज है? क्योंकि हमें ये लगता है कि जब कोई शख्स भूलना शुरू कर देता है तो आई थिंक वी थिंक दैट देयर इज़ नो कमिंग बैक, अब फिर दोबारा वो रिवर्स नहीं हो सकता। सो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। इस मंथ अल्जाइमर्स के हवाले से या डेमेंशिया के हवाले से ये थीम भी थी, नो डेमेंशिया नो अल्जाइमर्स। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम वेलकम कहते हैं। डॉक्टर उबैद खानज़ादा हमारे साथ हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। एंड डॉक्टर फरहाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूरो सर्जन है, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सो डॉक्टर उबैद, आपसे शुरू करते हैं। जिस तरह मैंने कहा भूलने वाली बीमारी है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि क्या भूलने वाली बीमारी, डेमेंशिया से भूलना है, किस उम्र में भूलना है, क्या है इस बीमारी की तारीफ? ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बता चलूँ, डिमेंशिया ये एक अलामत है, एक सिम्टम है, ये बीमारी नहीं है। अच्छा। हाँ, किसी भी बीमारी की एक अलामत है। Okay. अब इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। इसको उर्दू में अगर हम बात करें, डिमेंशिया क्या होता है? भूलने की बीमारी, हाफजे की कमजोरी, याददाश्त की कमजोरी। अब अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसकी वजह क्या हो सकती है, यंग एज में हो रही है तो उसकी अलग कॉजेज हैं, वजूहात हैं। ओल्ड एज में हो रही है, अलग वजूहात। अच्छा, हम तो समझते हैं शायद बुढ़ापे की ही बीमारी है ये। नहीं, ऐसा नहीं है। ये अगर किसी को, मैं वही उस पर ही आ रहा हूँ कि अगर डिमेंशिया, भूलने का मसला, हाफजे की कमजोरी यंग एज में हो रही है तो उसमें सबसे पहले विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, उसको हम रूल आउट। जो कि वेजिटेरियंस होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, जो लोग गोश्त नहीं खाते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। उसके साथ साथ गले के गुदूद का मसला, हाइपोथायरॉयडिज्म, उसके अंदर कॉमन होती है। और तीसरा सबसे अहम मसला स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से भी काफ़ी इंसान जो भूलता है जब वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है उसके ऊपर। अब मैं आता हूँ ओल्ड एज के ऊपर। ओल्ड एज में भूलने का मसला होता है, उसकी दो बड़ी वजूहत होती हैं, यानी कि इस बीमारी की वजह से होता है, अल्जाइमर डिजीज़ और वेस्कुलर डिमेंशिया। अब वेस्कुलर डिमेंशिया, क्योंकि हमारे मुल्क में शुगर और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो उसकी वजह से क्या है, दिमागी शरियानें थोड़ा स्लो हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तो उसकी वजह से फिर वो वेस्कुलर डिमेंशिया हो जाता है। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो वेस्टर्न कल्चर है, वहाँ पर अल्कोहल बहुत ज़्यादा कॉमन है, अल्कोहल बहुत ज़्यादा पी जाती है, अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसकी जो वजह है सबसे ज़्यादा वो अल्कोहल है। और इसके साथ साथ एक होती है अल्जाइमर डिजीज़। अच्छा, अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में लोग ये समझते हैं कि ये जो है बुढ़ापे की वजह से अगर किसी को ये हो जाए तो इसका सबसे बड़ा सिम्टम, सबसे बड़ी अलामत है भूलने का मसला। लोग ये समझते हैं कि यार हमारे मरीज 60 साल का हो गया, 65 साल का हो गया तो एज की वजह से भूलना हो रहा है। ऐसा नहीं है। भूलने का मसला उसको बहुत ज़्यादा हो रहा है, दिन भर के कामों में दुश्वारी हो रही है, कपड़े पहनने में दुश्वारी हो रही है, खाना खाने में। सबसे बड़ी अलामत के बात समझ नहीं रहा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कोई बात समझाऊं, आप 2 या 3 मिनट में मैक्सिमम मेरी बात को समझ जाएंगी। जो अल्जाइमर के मरीज होते हैं उसको बात समझाने में 15 मिनट 20 मिनट लग जाते हैं। सारी चीज़ें वो भूल जाता है। घर के मस्जिद जाता है नमाज पढ़ने, मस्जिद का रास्ता भूल गया, मस्जिद से घर आता है, घर का रास्ता भूल गया। ये होती क्यों है? वैसे तो इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है कि कोई इसे खास वजह नहीं है, लेकिन अल्जाइमर के बारे में कहा जाता है कि 60 साल के बाद, 65 साल के बाद ये बहुत से लोगों में पाई जाती है। और दुनिया में इस वक्त 55 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि अल्जाइमर के साथ जी रहे हैं, जिनके अंदर अल्जाइमर डायग्नोस हो चुका है और जो लेकिन वो इलाज नहीं करा रहे बहुत से लोग ऐसे। अच्छा, इस पे हम पॉइंट पे आएंगे। डॉक्टर फरहाद, भूलने की बीमारी में मेरे ख्याल में लोग सुन के बोलेंगे अरे मुझे भी भूलने की बीमारी है, मैं भी चीज़ें रख के भूल जाती हूँ, लोग फ्रिज में मोबाइल रख के भूल जाते हैं और इस तरह के काम करते हैं। सो भूलने की कोई कैटेगरी होगी ना कि आप किस सेंस में भूल रहे हैं, कितना भूल रहे हैं, कब कब भूल रहे हैं? सो इसको थोड़ा और इलेबोरेट कर दें ताकि लोगों को ये सिम्टम समझ आए कि सिम्टम एक्चुअली ये है तो हमें अल्जाइमर्स है या डेमेंशिया है, अदरवाइज नहीं है। बिल्कुल। देखिए, मेमोरी लॉस का जिस तरह आप कह रही हैं, जो कि मोस्ट कॉमन सिम्टम है डिमेंशिया का, तो इसमें बहुत कॉमन चीज़ें जो है ना मिसिंग होती हैं। अब मेमोरी लॉस के तो बहुत सारे टाइप्स हैं, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, इंटरमिटेंट है। लेट्स से कि मैं आपसे पूछूं कि एड्रेस बता रहा हूँ आपको मैं कि जी ये एड्रेस नोट करें, लेट्स से कि ये GTV न्यूज़ का जो है ना ऑफिस है, लेट्स से आपसे मैंने 10-15 मिनट बाद पूछा है और आपने नहीं मुझे बताया, इट मीन्स आपको शॉर्ट टर्म है, ठीक है। अगर मैं कोई आपसे पास की पूछूं, 2 मंथ्स की पूछूं, वो चीज़ आपको याद नहीं है तो उसको इंटरमिटेंट बोलते हैं। कोई ईयर्स बैक पूछूं तो वो लॉन्ग टर्म में काउंट हो जाता है। तो इसी तरह जो अल्जाइमर्स में स्पेसिफिक जो है वो बिल्कुल कॉमन चीज़ें हैं। लेट्स से कि मस्जिद जा रहे हैं, घर का रास्ता भूल गए, फेमिलियर चीज़ें जो है ना वो भूलना शुरू कर दें। फ़ोन रखा है तो आपको याद नहीं आ रहा,
बात करें, बात करते करते याद नहीं आ रहा कि यार अगला बंदा कौन है। अच्छा, भूल जाएं उसे। बिल्कुल खड़े खड़े उसको याद नहीं रहता कि यार ये बंदा कौन है, सामने कौन खड़ा है। आपके अपने बहन भाई आपको याद नहीं होते हैं, ठीक है ना, बच्चे याद नहीं होते हैं कि यार ये कौन है। दिस इज मोस्ट कॉमन सिम्टम इन डिमेंशिया। अच्छा, ये शुरुआत में ही हो जाता है? ये शुरू होना शुरू हो जाता है, ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाती हैं। कम्युनिकेशन नहीं होती आपकी, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वर्ड्स तो याद नहीं फर्स्ट रहते हैं। एड क्या है? जैसे ये चीज किसी को, मेरे घर में या किसी के भी घर में हो रहा है, उसने ये चीज देख ली अपने किसी फैमिली मेंबर में, उसके बाद उसका पहला लायामल क्या होना चाहिए? देखिए, पहला लायामल ये, पहले तो इसकी अर्ली रिकग्निशन है कि पता चल जाएगा यार दिस इज नॉट नॉर्मल, ठीक है। अगर आपको लगा है कि ये Accept कर नॉर्मल लें। नहीं है, कि इसको माने और इसको फिर ट्रीट कराएं, बजाय इसके कि आप उसको जो है अपने तिब्बी मशवरे दें, अपने इलाज करें, वो भी करें साइमल्टेनियसली, अपनी नॉलेज आप रखें, कोई मसला नहीं है, आप चेक करें, लेकिन एक स्पेशलिस्ट को, न्यूरोलॉजिस्ट को एक ओपिनियन हो जाए कि लोग तो जनरल फिजिशियन या फैमिली फिजिशियन के पास चले जाते हैं ना, जिनसे फैमिली का ताल्लुक है उनके पास चले जाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस इज मोस्ट की। अच्छा, तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए क्या आपको न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है? इसमें देखिए, मैं सबसे पहले बता चलूँ कि वही डॉक्टर फराज साहब ने फरमाया कि मरीज मानने को तैयार नहीं है। एक वो डिमेंशिया होता है ट्रू डिमेंशिया, एक होता है सूडो। ट्रू में क्या होता है, फैमिली मेंबर्स लेकर आएंगे उसके कि डॉक्टर साहब ये मेरे वालिद साहब हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, मेरी वालदा है, इनको भूलने का मसला हो रहा है, और उसके भूलने की वजह से पूरी फैमिली इफेक्टेड होगी। सही, पूरी फैमिली इफेक्टेड होगी उसे भूलने की वजह से। तो आपको मैं एक वाकई बता चलूँ, यहाँ पर कि एक हैदराबाद में एक मेरे पेशेंट थे, उनके भाई की मेरे पास कॉल आई, उनको डिमेंशिया था उनके, तो वो अल्कोहलिक थे, उसकी उनकी मेन कॉज। तो वो मुझे कह रहे हैं कि यार अभी जो हमारे भाइयों में कुछ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो हमने 20 लाख किसी को दे दिए, इनको पता नहीं है 20 लाख का अमाउंट, ओके। और उनको ऑलरेडी डिमेंशिया था। तो मैंने कहा आपको उनको जाने भेज दें। एक्चुअली डिमेंशिया था, आपने बता दिया या उन्होंने बोल दिया कि लेके देखे चले भाई? उनकी ट्रीटमेंट मुझसे चल रही थी, डिमेंशिया हो गया। नहीं मुझसे चल रही थी हाँ, ऑलरेडी। ये आपने एक फूड फॉर थॉट भी दे दिया है कि पैसे लें और बाद में बोलेंगे मैं तो डिमेंशिया नहीं, उसमें ये तो पेशेंट जो है, पेशेंट डिनाइल फेस के अंदर होता है, पेशेंट मानने को तैयार नहीं है। अच्छा। पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब इनको लग रहा है कि मुझे भूलने का मसला है, लेकिन मुझे भूलने का मसला नहीं है। लेकिन फैमिली अगर उसको लेकर आ रही है, ट्रू डिमेंशिया ये कहलाता है कि उसकी फैमिली लेकर आ रही है आपके पास क्लिनिक में, डॉक्टर साहब ये मेरे फैमिली मेंबर हैं और इनको भूलने का मसला हो रहा है, तो इट मींस कि ये जो डिमेंशिया ये सही डिमेंशिया। अब इसको इन्वेस्टिगेट करना है, इसके कॉजेज हमें देखने क्या कॉजेज हैं, क्या वजूहत हैं इसकी, उसके ऊपर हम अच्छा, investigate ये मैंने भी बहुत कॉमनली देखा है, खवातीन में भी देखा है कि लोग कहते हैं हमारी अम्मी को भूलने की आदत हो गई, नमाज पढ़ी फिर खड़ी हो गई कि मुझे नमाज पढ़नी है, फैमिली मेंबर्स बच्चों को रिकग्नाइज नहीं करी, अपनी अम्मी और भाई को याद करी है कि मुझे उनके पास जाना है, ये मेरा घर नहीं है, ये नहीं है। सो ये वाली चीज़ें जो हैं इसमें ट्रीटमेंट है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक तरह से इंसान थोड़ा अग्रेसिव भी हो जाता है जब आप भूल जाएंगे या आप कहेंगे कि ये मेरा घर नहीं है, ये लोगों को मैं नहीं जानता या जानती और फिर कहीं और जाना चाहते हैं, तो उसमें अग्रेशन भी आ जाता है। तो क्या इनको काम डाउन करना, कोई दवाएं होती हैं, ट्रीटमेंट का क्या तरीका होता है? देखें, अगर डिमेंशिया में बात करें, यंग एज में बात करता हूँ, तो सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज, जिस वजह से डिमेंशिया हो रहा है उसको ट्रीट करो। हमने अभी कॉजेज आपको वजूहत पढ़ी थी कि जैसे कि आपको मैंने बताया था कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, इसके इंजेक्शंस भी आते हैं विटामिन B12 के, इसकी टैबलेट्स भी आती हैं, और उसके साथ साथ कुछ डाइट में चीज़ें देनी जाती हैं, जैसे कि चुकंदर हो गया। आप रेड मीट की बात करें कि रेड मीट खाना चाहिए? रेड मीट खाना चाहिए, उसके साथ क्योंकि चिकन तो खा लेते हैं लोग, लेकिन रेड मीट नहीं खाते। रेड मीट नहीं खाते। और सबसे ज्यादा जो विटामिन B12 पूरी दुनिया में है वो बीट रूट के अंदर है, जिसको हम चुकंदर कहते हैं, उसके अंदर है, और वो पालक के अंदर बहुत ज्यादा होता है। हम ऐसे लोगों को एडवाइस करते हैं कि आप बीट रूट का इस्तेमाल, पालक का इस्तेमाल, और बकरी की कलेजी के अंदर एक खास किस्म की क्वांटिटी होती है विटामिन B12 की, तो वो हम एडवाइस करते हैं कि आप उसको इस्तेमाल ज्यादा करें। हाँ, तो ये देखें कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और हम आर्टिफिशियल चीजों के पीछे भागते हैं, और आजकल तो सप्लीमेंट्स का दौर है, मुझे लगता है हर चीज जो है वो सप्लीमेंट में आ जाए और हम फांक लें, बस खत्म हो गया, बाकी हम फास्ट फूड खा लें। सो ट्रीटमेंट का और डॉक्टर फरहाद क्या तरीका कार है? जैसे ये तो उन्होंने कहा कि रूट कॉज है, इसके साथ क्या करने की जरूरत है? साइमल्टेनियसली हमारे पास ब्रेन स्टिमुलेटर्स होते हैं। ऑब्वियसली जो अल्जाइमर्स है ये ऐसी डिजीज नहीं है कि जिसको, अब आपको ना फैमिली को बिफोर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट आप फैमिली को काउंसल करें थॉरली कि डिजीज़ है क्या और इसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल कितना है, ठीक है। एलाबोरेटिव काउंसलिंग सेशन होना चाहिए जिसमें बताएं कि आप इसको एक्सेप्ट करें। सेकंड, ट्रीटमेंट इज टू स्लो डाउन द डिजीज प्रोग्रेशन, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि डिफरेंट कॉजेज पे, अल्जाइमर्स की डिफरेंट या डिमेंशिया की डिफरेंट कॉजेज पे हर किसी का अलग अलग प्रोग्नोसिस है ट्रीटमेंट का। तो आप ट्रीटमेंट में मेडिसिन हमारे पास होती हैं जो ब्रेन को बूस्ट करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं, तो वो वेरियस ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। लेकिन की इज टू अंडरस्टैंड कि प्रोग्नोसिस क्या है, क्या ये ट्रीटमेंट 100% सक्सेसफुल है, 90% है,
डिजीज़ को ऑब्वियसली आप जिस तरह लेट्स से एक पेशेंट बिल्कुल बुरी हालत में आया, यादाश्त नहीं है, अपना केयर नहीं कर पा रहा, डिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट नहीं है, एटलीस्ट आप उसको इतना ट्रीट करें, इतना हो कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, एटलीस्ट अपने डेली जो वर्क्स हैं वो खुद हैंडल करें। तो हमारा टारगेट ये होता है कि इसमें आप जो है डिजीज़ को प्रोग्रेशन से रोकें और इंडिपेंडेंट कोशिश करें कि पेशेंट इंडिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंड ना करें। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसमें वैसे तो केस टू केस वैरी करता होगा, लेकिन क्या 100% रिकवरी के चांसेस होते हैं? आई थिंक ये डॉक्टर उबैदी बताएंगे कि इन्होंने कितने ऐसे देखे हैं, बिकॉज ये फर्दर अच्छा देखिए, जितने मैंने पेशेंट देखे हैं जो डिमेंशिया के और उसके मैंने क्या कहा था, ये एक अलामत है। इसका मेन कॉज क्या होता है? अल्जाइमर डिजीज होता है। अच्छा, अल्जाइमर डिजीज के अंदर क्या होता है कि आपको मरीज को ट्रीट करना है, लेकिन उससे पहले आपके जो मरीज के तीमारदार होते हैं, अटेंडेंट होते हैं, उसको आपको सारी चीज़ें गाइड करनी है। देखिए, अल्जाइमर होती है 60 साल की उम्र के बाद, 65 साल की उम्र के बाद। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बीमारी बढ़ती है। होता क्या है कि जो एग्जैक्ट कॉज है उसका अभी तक कोई रिसर्च नहीं आई है, लेकिन क्या होता है कि 60 साल के बाद जो दिमागी खुली होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो थोड़ा स्लो हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कंटिन्यू करते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? और जब मैं बोलती हूँ तो ये डिस्टॉर्शन आती है, शायद आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही। आप हमें दोबारा कॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस पे हम मज़ीद बात करते हैं। अगर आपके साथ या आपके अपनों के साथ किसी के साथ ऐसा इशू है, यू आर मोर देन वेलकम, आप हमें कॉल कर सकते हैं और सवाल कर सकते हैं। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक खवातीनो हज़रात। इस वक्त हम बात कर रहे हैं भूलने वाली बीमारी के हवाले से, जो आमतौर से हम जिस तरह से कहते हैं अल्जाइमर्स, और उसमें हमने डिमेंशिया जो एक और कॉमन वर्ड है जो बहुत यूज़ किया जाता है, उसकी इलेबोरेट करना, डिफ़ाइन करना और उसके बारे में बात करने के हवाले से हमारे दोनों डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर उबैद एंड डॉक्टर फरहाद। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर उबैद कुछ बता रहे थे कि दिमाग के खुलिये के साथ क्या होने लगता है बढ़ती हुई उम्र के साथ, जिसकी वजह से शायद हम ज़्यादा भूलने लगते हैं। उसको प्लीज़ आप कंटिन्यू कर दीजिए और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आया ये बीमारी अगर लाहक हो जाती है तो ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल है या नहीं? देखिए, मैं जैसे बता रहा था कि ओल्ड एज में क्या होता है कि दिमाग के जो सेल्स होते हैं, जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, वो वीक होना शुरू हो जाते हैं 60 साल 65 साल के बाद। तो जब ये अल्जाइमर बीमारी होती है तो उसमें क्या होता है कि जो दिमाग के सेल जो होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उसकी वीक होने की वजह से उसका असर मेमोरी के ऊपर भी पड़ता है, तो फिर अल्जाइमर बीमारी भी डेवलप हो जाती है। तो अल्जाइमर में मरीज को ट्रीट करने के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि जो अटेंडेंट होते हैं, जो तीमारदार होते हैं, उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। उसको आप पूरा गाइड करें कि आपके मरीज को अल्जाइमर हो गया है, अब इनको भूलने का मसला भी हो सकता है, इनकी नींद भी डिस्टर्ब होगी, रोज़मर्रा के काम काज में इनको दुश्वारी भी होगी, और सबसे बड़ा मसला है कि इनको गुस्सा भी ज़्यादा आएगा, एग्रेसिव भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो इन सारी चीज़ों को आपको फेस करना है। एक आम बुजुर्ग को ट्रीट करना, उसकी तीमारदारी करना, उसकी अटेंडेंट बनना, और एक अल्जाइमर के पेशेंट का अटेंडेंट बनना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि उसमें 4 से 5 सिम्टम बढ़ जाते हैं ऑलरेडी। एक कॉलर हैं, फिर आप इसके ट्रीटमेंट के हवाले से बाकी चीज़ें भी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, ये मेरे ख्याल में कुछ जो रिजॉल्व करना है वो कर लें ताकि लोग जो कॉल करें उनकी क्लियर आवाज़ हमें आ सके। जी, अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से अगर हम बात करते हैं अल्जाइमर की, तो FDA ने 4 ड्रग्स अप्रूव किए, लेकिन वो चारों जो ड्रग्स जो उनका काम ये नहीं कि वो अल्जाइमर को जड़ से खत्म कर देंगी, ऐसा नहीं है। उसमें सारा ये होता है कि डिजीज के प्रोसेस को स्लो कर देंगी। मिसाल के तौर पे किसी को अगर अल्जाइमर होना है तो वो 2 साल में होना है, तो अगर हम दवाई देना शुरू करेंगे तो प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाएगा, 4 साल में बढ़ेगी, 5 साल में बढ़ेगी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी, प्रोग्रेशन स्लो हो जाएगी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जितने भी जीपीज हैं उनको गाइड किया जाए, बताया जाए कि खुदाया कि अगर पेशेंट ओल्ड एज में इन सिम्टम के साथ आ रहा है तो ये अल्जाइमर आपको लगेगा, ये अल्जाइमर होगा। यहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, जितने भी जीपीज है उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि उसको ये होगा, अर्ली डायग्नोस करने से ये होगा कि उसकी प्रोग्रेशन जो वो सेट हो जाएगी। मिसाल के तौर पर थोड़ा डिजीज डिले हो जाएगी, तो उसके लिए उनको बताना बहुत जरूरी है कि ये सिम्टम के साथ मरीज आ रहा है तो ये जो है अल्जाइमर हो सकता है, अल्जाइमर की कैटेगरी में ये पेशेंट फिट हो सकता है। और उसके साथ साथ ऐसे मरीजों को तनहा नहीं छोड़ना, क्योंकि ऐसे मरीज जो अल्जाइमर के मरीज होते हैं, जब आप उनको तनहा छोड़ देते हैं, बिल्कुल वो तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और डिप्रेशन फिर खुद एक ऑलरेडी बीमारी है और खतरनाक बीमारी है। तो ऐसे मरीजों को अपने साथ रखना है। और अब इसके ऊपर कुछ नई रिसर्च चल रही है कि कलौंजी हो गया, अजवाइन हो गया,
खजूर का इस्तेमाल, और ऐसे पेशेंट तो रोज़ाना 1 घंटे तक आपको बातचीत करनी है, इंटरेक्शन करना है, धूप में बिठाना है, जो फजर की नमाज के बाद अर्ली इन दी मॉर्निंग जो धूप होती है उसमें बिठाना है, तो इससे कुछ सिम्टम उसके बेहतर हो सकते हैं। कुछ बेहतर हो सकते हैं, लेकिन मुझे हैरत होती है कि ये सारी चीज़ें वो हैं जो हम ज़िंदगी में प्रैक्टिस करते रहे, हमारे बड़े यही करते रहे, और अब हमने वक्त के साथ साथ इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाला है और परेशानियां हो गई हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मुझे एक चीज़ ये भी बताइए, क्योंकि आप न्यूरो सर्जन हैं, क्या दिमाग कमज़ोर होना वाकई ये हम वैसे ही कहते हैं या ये वाकई दिमाग कमज़ोर हो जाता है? देखिए, हर चीज़ की एक टाइम ड्यूरेशन होती है। कोई भी छोटी सी मिसाल है, कोई भी कपड़े पहनते हैं तो वियर एंड टीयर होता है, इसी तरह ब्रेन का भी वियर एंड टीयर होता है। ऑब्वियसली एक जिस तरह बच्चा होता है तो उसका ब्रेन डेवलप नहीं होता है एट द एज ऑफ 2 इयर्स। जब 2 साल का बच्चा होता है तो उसकी मेच्योरिटी की तरफ आ रहा होता है, और 9 इयर्स तक फुली मेच्योर होना शुरू हो जाता है, तकरीबन हो जाता है। इसी तरह फिर जो 60 ईयर्स या उससे पहले, कुछ पेशेंट्स में 60 ईयर्स से पहले ही ब्रेन एट्रोफी होना, मतलब सिकुड़ना शुरू हो जाता है। ओह, ओके। ठीक है, तो और जब एज ग्रो कर रही होती है तो फिर वक्त के साथ ये और एट्रोफी होना शुरू हो जाता है। जाहिर सी बात है, एक चीज़ जब हेल्दी है, ब्रेन पूरा फुली मैच्योर है, उसका फंक्शन डिफरेंट होगा, उसमें न्यूरॉन्स सारे काम कर रहे हैं। लेकिन विद द एज क्या होता है, ब्रेन एट्रोफी होना शुरू होता है। एट्रोफी का मतलब क्या है, आसान अल्फाज में बताऊं कि सिकुड़ना लग जाता है। ठीक है, Okay. और इसी तरह ही जब सिकुड़ना शुरू करता है तो ऑब्वियसली जो ब्रेन है आपका एक पूरा सीपीयू है, सीपीयू की तरह है, पूरी बॉडी को रेगुलेट कर रहा होता है। हर चीज़ का एहसास, खुशी, गमी, बड़े छोटे का रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें जो ना ब्रेन से ही कंट्रोल्ड हैं। और इसी तरह जब वो एट्रोफी होना शुरू हो जाता है तो फिर ये सारे मसले होना शुरू हो जाते क्या हैं। हर किसी का ब्रेन इसी तरह सिकुड़ता है? क्योंकि मैंने ऐसे मोमर हजरात भी देखे हैं कि एट द टाइम ऑफ देयर डेथ, अगर वो 80 प्लस और 90 प्लस भी थे, तब भी उनका दिमाग पूरी तरह काम करता था, वो पूरे हवास में थे, हर तरह की डीलिंग करते थे, हर तरह की बात करते जी थे। बिल्कुल। ऑब्वियसली ये ऐसी चीज नहीं है कि हर किसी की ही चीज होना शुरू हो, सो इट्स अ डिफरेंट कि हर किसी का प्रोसेस Depend अलग करता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अच्छा, और एक और चीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि आप यहाँ मौजूद हैं, हम ये समझते हैं, वैसे तो बहुत कम सुनने में आता है कि ब्रेन सर्जरी हमें लगता है बहुत ही सीरियस और सिवियर, और फिर लोगों के जहन में ये भी है कि अगर खुदा न खास्ता किसी की ब्रेन सर्जरी होती है तो वो बिल्कुल ही जिंदगी और मौत का मामला होता है। इज इट लाइक दैट? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है ये। इस कॉन्सेप्ट को सही किया जा सकता है थ्रू अवेयरनेस के इट डिपेंड्स ऑन डिजीज। डिजीज है क्या? छोटी सी मिसाल है, एक किसी बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, पिछले ही हफ्ते मैंने एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, और उसका जो है वो उसके वालिद लाए के 3 दिन पहले जो है ना एक्सीडेंट हुआ है। अब देखें, बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका सीटी स्कैन हमने जब किया तो उसमें क्लॉट है। ओके। बट इट्स आउटसाइड द ब्रेन, बट इट्स इनसाइड द स्कल। वो हड्डी के नीचे दिमाग के ऊपर है। उसकी मैंने उनको समझाया सारा, उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, यही जो आपने सवाल किया ना, नहीं डॉक्टर साहब, बच्चा है 8 साल का बच्चा है, देख लें, परेशान है हम, ब्रेन की सर्जरी है। और उन्होंने फिर डिस्कशन किया तो मैंने कहा देखें, क्वालिफाइड बंदे से अगर काम कराएंगे किसी अच्छी हॉस्पिटल में जहाँ पे आपके पास गैजेट्स हैं, तो सर्जरी सेफ एंड सिक्योर, अच्छे आउटकम्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल चलता फिरता है, उसका क्लॉट पूरा इवैक्यूएट कर दिया है, वूंड क्लीन है, रिकवरी अच्छी है। अब दूसरा केस सिनेरियो ले आए कि अगर एक पेशेंट है, एल्डरली है, उसके दिमाग के अंदर जड़ वाला एक कैंसर है। अब जो जड़ वाला कैंसर है वो पूरा तो नहीं निकल पाएगा ना सर्जरी के बाद भी, तो डिजीज ही पुअर है। ओके। उसका आउटकम ही पुअर है। आपको ये समझना है, सारी सर्जरीज एक जैसी नहीं होती। हाँ, और सारी सर्जरीज फेटल नहीं होती अगर उसका दिमाग से भी ताल्लुक है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अगर एक कोई सिस्ट है स्किन पे, स्कैल्प की, तो आप इसको भी बोलेंगे कि ये खतरनाक, ऐसे डेथ हो जाएगी। नो, गलत कॉन्सेप्ट है। तो अवेयरनेस 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 अवेयरनेस, और इसी के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम किए जाएं और लोगों तक बात पहुंचे। कमिंग बैक टू डिमेंशिया, डॉक्टर साहब, आपने ज़ाहिर है हमने मोमर हजरात के हवाले से जो एल्डरली लोग हैं हमारे घरों में उनके बारे में बात की, लेकिन यंगर एज में ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? और एक और बात कि यंगर एज में अगर 25 साल के किसी नौजवान को हो गया तो उसके लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, शादी भी होनी है, जॉब भी करनी है, बच्चे भी होने, तो किस तरह से फिर वो कोप अप करेगा अपनी जिंदगी में? अच्छा देखिए, यंग एज में बताते रही, यंग एज में जब भी डिमेंशिया होता है तो उसको कोई कॉज होता है, और ये कॉज होना एक अच्छी बात है कि उसकी ट्रीटमेंट अच्छी हो जाती है। ठीक है। तो हम उसको ट्रीट कर देते हैं तो डिमेंशिया काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। तो अब जैसे किसी को 25 साल की उम्र में हो रहा है, आपका क्वेश्चन कि डिमेंशिया हो रहा है, अब यानी हमें कॉज देखना है, जैसे गले का वजूद का मसला तो नहीं है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी तो नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अगर ये दोनों चीज़ें नॉर्मल आती हैं तो उसकी स्ट्रेस हिस्ट्री लेनी है, क्योंकि उसको स्ट्रेस तो नहीं चल रहा। अब हम लोग ये चाहते हैं कि एक ही दिमाग के ऊपर
एक ही वक्त में 25 से 30 काम कर लें हम, ऐसा नहीं हो सकता। अब जैसे ये पानी का गिलास है, इसके अंदर मैं चाहूँगा जितनी इस गिलास की कैपेसिटी है इतना ही पानी आए। अब मैं चाहूँ एक बाल्टी के बराबर पानी डाल दूँ तो ऐसा नहीं हो सकता। तो दिन में हम जितनी भी बातें सुनते हैं, जो भी हम बातें सुनते हैं, तो दिमाग हमें से काम की चीज़ें होती हैं, जो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं उसको कैप्चर कर लेता है, उसको अपलोड कर लेता है, सेव कर लेता है। बाकी सारी चीज़ों को दिमाग सेव नहीं करता। यही वजह है कि आपको देखें, अगर मैं कोई कॉन्टैक्ट नंबर बताऊं या किसी का एड्रेस समझाऊं तो आप एक स्टेप में फर्स्ट गो में नहीं समझेंगी, आप लोग दोबारा बताइए क्या बोला, या मैं कोई मोबाइल नंबर बताऊं 0300 फला फला फला। तो यही वजह होता है, दिमाग जो शुरू के नंबर होते हैं, जो मोटी चीज होती है उसको वो कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, या जिस पे हम तवज्जो दे रहे होते हैं, याद रखना चाहते हैं। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। और हमारे साथ डॉक्टर उबैद और डॉक्टर फरहाद मौजूद हैं। और डॉक्टर फरहाद, जो हमारे पास कॉलर आए थे ब्रेक में, हमारी फ़ोन लाइंस का आज थोड़ा सा इशू था, जबकि हम टेक्निकली उसे सॉर्ट आउट करने की थ्रू आउट कोशिश कर रहे थे। तो तारिक साहब की कॉल हमें लकीली मौसूल हो गई और उन्होंने अपना प्रॉब्लम बताया था, जो आपने सुना भी। सो दिमाग में हर वक्त उनके कुछ इस्तराब है, परेशानी है, और उन्होंने पूछा सवाल। जी, उनका मेन कंसर्न क्वेश्चन था कि उनको ब्रेन में कुछ आवाज़ें आती हैं और गर्दन में दर्द रहता है, और उन्होंने किसी फिजिशियन को दिखाया, उसके बाद उन्होंने उसको कुछ मेडिसिन दी हैं, तो कुछ चीज़ें बेहतर होती हैं, मेडिसिन स्टॉप करते हैं तो दोबारा वो चीज़ें आ जाती हैं। तो आई थिंक इनको प्रॉपरली डायग्नोस करने के लिए हमें उनको एग्जामिन भी करना होगा ऑब्वियसली, और उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट भी करना होगा कि क्योंकि हमारे जो नेक मसल्स हैं, ये इनकी जो इंसर्शन है वो ब्रेन से रिलेटेड है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन पीछे से रिलेटेड है। अब ये विटामिन्स की कमी है, ये मस्कुलर स्पैज़म है, या ये ब्रेन से रिलेटेड स्पेसिफिक चीज़ें हैं, तो उसके लिए हमें ना MRI करवाना होगा, सर्वाइकल स्पाइन का, ब्रेन का, उससे रिलेटेड चीज़ें। फिर उसको देखना पड़ेगा कि आइदर इट इज़ डीजनरेशन, या ये सिर्फ स्पैज़म है, या कोई और इसके अलावा कोई और डिजीज़ है। तो स्पेसिफिकली हमें इनका MRI करना होगा। इस्लामाबाद में सो आप किसी जनरल फिजिशियन के बजाय आप न्यूरो के किसी दिमाग के डॉक्टर के पास जाएं, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, तो बेहतर है, ताकि ये मसला हल हो सके। जी डॉक्टर वैद, आप इस टॉपिक को भी कंक्लूड कर दीजिए, क्योंकि अब हम इस सेशन को आगे कंक्लूड करेंगे। ठीक है, मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर किसी के घर में भी कोई भी फैमिली मेंबर किसी के 60 से ज़्यादा है, 65 से ज़्यादा है, सबसे पहले मेरी दुआ है अल्लाह उनको ज़िंदगी और हयाती दे। और उसके साथ अगर उनको ये मसले हैं, भूलने का मसला हो रहा है, रात नींद में प्रॉब्लम हो रही है, रात जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, रवैये में तब्दीली आ रही है, गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, चिड़चिड़ापन, वॉशरूम में जाने में प्रॉब्लम हो रही है, भूलने का मसला हो रहा है, मस्जिद जा रहे थे रास्ता, घर का रास्ता भूल जाते हैं, घर पे आते हैं तो मस्जिद का रास्ता भूल जाते हैं, इस तरह की, और बात समझने में और समझाने में दुश्वारी हो रही है उनको। तो ऐसे आपके पास अगर किसी मरीज को सिम्टम हो रहे हैं, ये अलामत आ रही है, तो सबसे पहले आप किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट लें, ताकि जो बताएगी इन चीज़ें हैं उनको हम डायग्नोस कर सकें और प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। और इसमें वो भी है जो बातें रिपीट करना है, बातें अक्सर मैंने इस तरह बड़ों को देखा है कि जो बातें कर चुके होते हैं, वो किस्सा सुना चुके होते हैं, बार बार वो किस्सा रिपीट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवालात करते हैं, आज आप ऑफिस गए थे, और फिर उसके बारे में दोबारा पूछेंगे, आज आप गए थे, या आप कब आए, या कोई भी इस तरह का सवाल है, वो रिपीटेशन बहुत होती है वही सेम सवाल की। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सारी चीजें भी उसी जमरे में आती हैं। बिल्कुल उस जमरे में आ सकती हैं, उस जमरे के अंदर आ सकते हैं कि अगर बार बार रिपीटेशन हो रही है एक ही चीज़ की, और उसके साथ भूलने का मसला हो रहा है, रवैये में तब्दीली हो रही है, तो ये भी इस चीज़ के जमरे में आ सकती है, बीमारी के जमरे में। अच्छा, एक चीज़ हमने ब्रेक पर और बात की जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसके बारे में बता दें कि ये मोबाइल फ़ोन हमारे दिमागों पे कितना असरअंदाज हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ में अम्मियाँ तो यही बोलती हैं ना, जो आजकल कॉमन है, इस पर मीम्स भी बनती हैं कि छींक भी आ जाए तो अम्मी कहती हैं तुमने मोबाइल यूज़ किया इसलिए हुआ है। सो मोबाइल यूज़ करने से एक्चुअली दिमाग पे कोई असर पड़ता है? बिल्कुल असर पड़ सकता है, जैसे कि मोबाइल इस्तेमाल करने से, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि नेक के मसल स्पाज्म हो जाते हैं, कि मोबाइल से रेडियो सिंड्रोम होता है, मतलब जब मोबाइल इस्तेमाल करता है नेक न्यू होती है, तो उससे क्या होता है, जो गर्दन के पट्टे होते हैं उनके अंदर अकड़ाव आ जाता है, और जब भी गर्दन के पट्टों के अंदर अकड़ाव आता है तो पेशेंट को नींद डिस्टर्ब होगी, पेशेंट के अंदर चिड़चिड़ापन होगा, रवैया उससे तब्दील होगा, क्योंकि उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। जब भी आप 2 दिन आप नहीं सोए, आपको गुस्सा आने लग जाएगा। अब मैं 2 दिन क्या, मैं 2 घंटे नहीं मेरे पूरे होंगे तो गुस्सा आने लगेगा। डॉक्टर साहब, इसको जल्दी से बस कंक्लूड कर दीजिए, जो ये बात हो रही है मोबाइल वाली। मोबाइल वाले में ऐसा ना कि हर चीज़ के एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन है, लॉन्ग आवर्स के लिए आप उसको यूज़ करें, कंटिन्यूस सोशल मीडिया जो हम कर रहे होते हैं तो वो उसका एंड ही नहीं हो रहा होता ना, आप स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ करें। उसके साथ अलावा आप जो है ना, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आना शुरू हो रहे हैं कि नेक पेन हो रहा है, नमनेस हो रही है, आर्म पेन हो रहा है,
تو پھر اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کریں. پین کلرز نہ کھاتے رہیں. ایسا نہ ہو کہ بس آپ جو ہے نا اوور دا کاؤنٹر جو بھی میڈیکیشن ہے وہ لے کے کنٹینیو کریں. ٹھیک. سو ود دیٹ تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. مختلف ایلیمنٹس جو اس بیماری سے ریلیٹڈ ہیں جو ہم آپ کو اس کم وقت میں بتا سکے وہ ہم نے آپ کو بتائے. آپ اگر کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم سے کیسے رابطہ کرنا ہے. اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے, اپنوں کا خیال رکھیے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.